तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम इस माइंड मैप सेशन के अंदर समझने वाले हैं चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को काफी डिटेल में। यानी कहने के लिए तो ये एक माइंड मैप सेशन है, लेकिन एक एक मैकेनिज्म को आप बहुत गहराई में जान रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स। और मात्र 4-5 स्लाइड्स के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और सबसे पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मूवमेंट शब्द को। मूवमेंट शब्द मतलब हिलना डुलना, किसी चीज की मूवमेंट होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। या फिर एक जगह पे भी कोई चीज अगर खड़े खड़े हिल रही है तो भी उसको मूवमेंट ही कहेंगे, क्योंकि मूवमेंट शब्द जो है ये मोशन शब्द से डेराइव किया गया है। कोई भी चीज अगर हिल रही है, राइट, तो उसे मूवमेंट माना जा सकता है। जैसे एक हाइड्रा है जो मान सकते हैं अपनी जगह पे ही खड़ा है लेकिन अपने टेंटेकल्स को हिला रहा है, वो भी एक मूवमेंट है। अगर मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, लेट्स से मैं एक ऑर्गन हूं जिसके पास सिलियां हैं, तो मैं अपने सिलिया को मूव कर रहा हूं, ये भी एक मूवमेंट है। अगर मैं अपने फ्लैजेला को मूव कर रहा हूं, ये भी एक मूवमेंट है। अगर मैं अपनी जॉज को मूव कर रहा हूं तो ये भी एक मूवमेंट है। अगर मैं अपनी टंग को मूव कर रहा हूं, अपनी आईलिड्स को मूव कर रहा हूं, ये सारी चीजें मूवमेंट में आती हैं। यानी कोई चीज अगर हिल रही है, दैट इज मूवमेंट। अगर मैं खुद अपनी पूरी की पूरी जगह चेंज कर लेता हूं तो ये भी तो मूवमेंट है। जाहिर सी बात है, मैं हिल तो रहा ही हूं। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिनमें आप अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, स्पेलिंग गौर से सुनिएगा, ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट जिनमें आप अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स देखिए, इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। यानी अगर मैं अपनी जॉज को मूव करता हूं तो ये मूवमेंट तो है, पर ये लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि मैं अपने इलाके को चेंज नहीं कर रहा, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मैं खड़े खड़े अपने जबड़े को हिला रहा हूं। लेकिन अगर मैं चल रहा हूं तो ये मूवमेंट तो है ही, लेकिन मैं अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा हूं, तो ये आपकी लोकोमोशन भी है। यानी दुनिया की हर लोकोमोशन मूवमेंट होगी। अगर मैं चल रहा हूं तो ये मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है। अगर मैं खड़े खड़े अपनी उंगली को हिला रहा हूं तो ये उंगली की मूवमेंट तो है, पर ये लोकोमोशन नहीं है, मैं तो उसी जगह पर एकदम स्टिल खड़ा हूं। इसीलिए एक बात कही जाती है मेरे दोस्त, यहां पर ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जितनी भी लोकोमोशन है वो तो मूवमेंट होंगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप अपने इलाके को चेंज कर रहे हैं, अगर आप अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी हिली डुली तो जरूर होगी, मूवमेंट तो उसमें पक्का होगी। लेकिन सारे के सारे जो मूवमेंट हैं ये लोकोमोशन नहीं होते। जैसे मैं खड़े खड़ी अपनी उंगली हिलाऊं या अपनी आईलिड्स को हिलाऊं, तो ये आपके लोकोमोशन में काउंट नहीं होंगे। तो लोकोमोशन ऐसी मूवमेंट है जिनसे लोकेशन चेंज हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म की, करेक्ट। एंड दूसरा, मूवमेंट जो है ये सिग्निफिकेंट फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म लगभग आपको किसी ना किसी प्रकार की मूवमेंट करता दिख जाएगा। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बहुत छोटा सा, तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है, यानी वो अपने साइटोप्लाज्म को हिलाता है, मूव कराता है। जैसे आपने बचपन में एक चीज तो पक्का की होगी कि वाटर बॉटल में ऐसे बवंडर लेके जरूर आए होंगे आप लोग। वाटर बॉटल को उल्टा पकड़ा और ऐसे उस वाटर बॉटल को हिलाया तो पानी घूमता है। सिमिलरली एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका साइटोप्लाज्म, उसके अंदर का प्लाज्मा, उसके अंदर का पानी जो है वो भी घूम सकता है। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं साइक्लोसिस भी कर सकते हैं। अब प्लांट जो है, हमें लगता है कि एक जगह खड़ा है तो मूवमेंट नहीं करता होगा। अगर एक जगह खड़ा है तो लोकोमोशन नहीं कर रहा है, मूवमेंट तो होगी। पानी जो सोख रहा है आपका प्लांट रूट के माध्यम से, वो पानी मूव करा के ऊपर पहुंचाया भी तो जा रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। सैप की मूवमेंट भी हो रही है, फूड की मूवमेंट भी हो रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन अ प्लांट जो कि मूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट काफी आपका सिग्निफिकेंट फीचर है। जैसे अमीबा जो है, इसमें सिंपल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, जिसको साइक्लोसिस कहा जाता है। हाइड्रा जो है ये अपने टेंटाकल्स को हिलाता है, ये अपने प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ये जो आपके टेंटाकल्स हैं मूव कर रहे होते हैं, तो दे आर हेल्पिंग इन मूवमेंट। और साथ साथ ये आपके हाइड्रा को इधर उधर उछलने कूदने में भी हेल्प करते हैं, गुलाटी मारने में भी हेल्प करते हैं। तो लोकोमोशन में भी ये टेंटाकल्स हेल्प कर रहे होते हैं। और ह्यूमन में अगर आप देखें, अगर आप आईलिड्स हिला रहे हैं, टंग हिला रहे हैं, जबड़ा हिला रहे हैं या हाथ पैर हिला रहे हैं, तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स तो हैं ही। यस। तो यहां पर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट आपके सेम भी हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया, हाइड्रा में जो टेंटेकल्स हैं ये प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि मूवमेंट भी कर रहे हैं, और ये गुलाटी मारने में भी हेल्प करते हैं, हाइड्रा को अपनी पोजीशन चेंज करने में, लोकेशन चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, तो लोकोमोशन भी करा रहे हैं। सिमिलरली जो पैरामीशियम है उसके अंदर हजारों सिलिया पाए जाते हैं सरफेस के ऊपर, तो ये जो हजारों सिलिया हैं ये फूड पार्टिकल्स को लेकर आते हैं वाटर करंट के साथ और साइटोफेरिंग्स यानी गलट तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो खाना है वो आपके पैरामीशियम की बॉडी के अंदर आ जाता है, पैरामीशियम के सेल के अंदर आ जाता है। तो जो सिलियरी मूवमेंट है ये पैरामीशियम को ओवरऑल पानी में चलने में भी हेल्प करता है और फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है, तो मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। और हमारे जो हाथ पैर हैं, यस अब हम तो बायपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, तो हमारे जो पैर हैं इन पे हम लोग चल सकते हैं, राइट। कई बार अगर हम टेढ़े होकर के हाथ पैरों पे भी चलने की कोशिश करें तो चल ही पाएंगे, तो ये हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं और मूवमेंट में तो हेल्प करते ही हैं। अभी मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, नीचे अपना पैर हिला रहा हूं, ये सारी चीजें कॉमन है, यानी कि जरूरी नहीं कि लोकोमोशन और मूवमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट हो, या आपके सेम स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। और लोकोमोशन कोई ऑर्गेनिज्म क्यों करेगा, यानी कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह क्यों भागेगा भाई, या तो उसको खाना चाहिए, खाने की तलाश में, या रहने की जगह के तलाश में, या मेट यानी पार्टनर की तलाश में। अब पार्टनर मिल गया है तो सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए, यानी कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स की जगह चाहिए, उसकी तलाश में, एक सेफ प्लेस की जगह में, है ना। आपका फेवरेबल क्लाइमेट जो है इसकी तलाश में, कि एक ऐसे इलाके में हम रहें जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे फेवर में काम कर रही हो, या फिर किसी प्रेडेटर या एनिमी से बच के भागने के लिए जो है इनको लोकोमोशन का सहारा लेना पड़ता है। तो लोकोमोशन ऐसी मूवमेंट्स जिसमें लोकेशन चेंज हो रही है, ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और मूवमेंट आपकी नॉर्मली कोई भी मूवमेंट हो सकती है, जहां पे या तो आप खड़े खड़े हिल रहे हैं यानी आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, या आपकी लोकेशन चेंज भी हो सकती है, उसी को हम लोगों ने लोकोमोशन कहा। अब जो मूवमेंट्स हैं ये तीन अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। पहली आपकी अमीबॉइड मूवमेंट, अगर आप हमारी बॉडी में देखें तो अमीबॉइड मूवमेंट कहां हो सकती है, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपके WBC की शेप बता रखी है, RBC की शेप बताई गई बाय कनकेव डिस्क लाइक, WBC की शेप बताई गई अमीबॉइड यानी इररेगुलर शेप। अगर ये इररेगुलर शेप के हैं WBC तो जाहिर सी बात है ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगे ना, ये आपके एक तरीके से अमीबा जैसी मूवमेंट शो करेंगे। तो हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं, नाम है मैक्रोफेजेस, फेज शब्द आ रहा है यहां पर, यानी ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, हमारी बॉडी में आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनको खा जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स हैं। और जो WBC है जिनकी शेप ही अमीबॉइड होती है, ये आपको अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और यहां पर माइक्रोफिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट का भी इंपॉर्टेंट हाथ होता है इन दिस अमीबॉइड मूवमेंट। इसके अलावा आपकी बॉडी में सिलियरी मूवमेंट होती है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हम लोग टिश्यू चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, हमें पता है अच्छे तरीके से कि आपका ट्रेकिया जो है इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे इनको हमें बाहर निकालना है हमारी बॉडी से, तो डस्ट पार्टिकल सिलिया की मदद से मूव करते हैं। और ओवम जो कि बहुत भारी गैमीट है, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए हमको सिलिया की जरूरत, सिलियरी मूवमेंट की जरूरत होती है। तो यहां पर भी आपका ओविडक्ट में सिलिएटेड लाइनिंग पाई जाती है जो कि आपके ओवा को मूव करा रही होती है। एज वेल एज यहां पर अगर आप देखें तो मस्कुलर मूवमेंट होती है जो कि मेन मूवमेंट है, यानी कि मसल्स के थ्रू आपकी मूवमेंट हो रही होती है। अगर मुझे मसल की मूवमेंट करानी है तो सबसे पहली बात, ये जो मसल है, इफ दिस इज अ स्केलेटल मसल सो इट वुड बी कनेक्टेड टू माय स्केलेटल सिस्टम, ये बोन के साथ कनेक्टेड होगी। तो मसल यानी कि मस्कुलर सिस्टम, बोन यानी स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगी। और इस मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आपके नर्वस सिस्टम से आता है, यानी आपको नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। तीनों चीजें साथ साथ काम करेंगी, एक दूसरे का सहयोग कर रही होंगी, तभी प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, तभी मूवमेंट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ को ऐसे मोड़ लूं तो मेरे ब्रेन से एक सिग्नल आएगा कि भैया हाथ मोड़ लो, तो नर्वस सिस्टम यहां पर इंक्लूड हो गया। और ये जो आपकी मसल है ये स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर के मूवमेंट करती है, यानी हड्डी और मसल दोनों का यहां पर लेना देना है। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये तीनों सिस्टम साथ काम कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिलिया जो है इसी की तरह फ्लैजेला जो है ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है।
सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आपने ये बात भी पढ़ी हुई है कि मेरे भाई सिलिया और फ्लैजेला जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर या सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के अंदर वो तो रिजिड होती है, अंबुजा सीमेंट की बनती है, तो वो तो फर्दर आपकी आउटग्रोथ नहीं कर सकती। तो सेल मेम्ब्रेन है यही आपकी फ्लेक्सिबल है, ये आउटग्रो करके सिलिया और फ्लैजेला जैसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है। और ये जो फ्लैजेला है ये भी आपका कई एनिमल्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म की जो टेल है ये भी स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है, जो कि आपका फ्लैजेलर मूवमेंट है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन वाटर कैनाल सिस्टम, आपके बहुत लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर बॉडी के अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं जो कि वाटर करंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पानी के आदान प्रदान के लिए यहां पर फ्लैजेला कंटिन्यूअस मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, तो वाटर करंट की मेंटेनेंस में भी फ्लैजेला काम कर रहे होते हैं। एंड उसके अलावा यूग्लिना जो है इसकी मूवमेंट में भी आपके फ्लैजेला काम कर रहे होते हैं। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने यूग्लिना के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको कई टुकड़ों में तोड़ा गया है। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट जिसमें 2 फ्लैजेला हैं इसीलिए नाम डाइनोफ्लैजेलेट है। फिर आपका यूग्लिनॉइड जहां यूग्लिना है यहां पर भी आपके 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक आपका बड़ा फ्लैजेला, एक आपका छोटा फ्लैजेला। देन आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं एंड देन आपके प्रोटोजोवंस होते हैं। यस, तो ये जो यूग्लिना है इसमें भी आपका हेल्प कर सकता है फ्लैजेला मूवमेंट के अंदर, स्पर्म की मूवमेंट में भी हेल्प कर सकता है। और स्पंज यानी जो पॉरीफेरेंस हैं, सबसे लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए फ्लैजेला हेल्प कर सकता है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मसल। अब ये जो मसल की क्लासिफिकेशन है ये हम ऑलरेडी टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत बातें हम लोग यहां पर जरूर देख रहे होंगे। तो मस्कुलर टिश्यू जो है ये भैया मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल थे ओरिजिन में। और ये जो मसल है ये आपकी बॉडी का 40 से 50% वेट बना रही होती है। 40 से 50% वेट का जो कंट्रीब्यूशन है ये मसल दे रही होती है। करेक्ट। इस मसल का फीचर क्या होता है? इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है इसका मतलब ये बाद में रिलैक्स भी होगी। कोई चीज अगर छोटी और बड़ी हो जाए तो उसको हम लोग इलास्टिक कहते हैं ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है रिलैक्स भी होगी, एक्सटेंड भी हो जाएगी। छोटी होगी तो बड़ी भी होगी, इसीलिए इसको इलास्टिक कहा, क्योंकि ये छोटी बड़ी हो सकती है। एंड दिस मसल इज एक्साइटेबल। इसमें आपका नर्वस सिग्नल भी आ सकता है कि भैया मसल अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मस्कुलर जो आपके जंक्शंस हैं वहां पर सिग्नल आ रहा होगा, नर्वस सिग्नल आ रहा होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये एक्साइटेबल है यानी ये सिग्नल ले सकती हैं। ये आपकी एक्सटेंसिबल है, बड़ी हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टेबल है, छोटी हो सकती हैं। और कोई चीज बड़ी छोटी हो सकती है तो उसको इलास्टिक तो बोलेंगे ही। चारों प्रॉपर्टी आपकी याद हो जाती है। अब आपकी जो मसल्स हैं ये अलग अलग टाइप की हैं। सबसे पहले है आपकी स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल क्योंकि इस पे ना आपकी स्ट्रिएशंस बनी होती हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस आपकी दिखाई देती है। कहीं से ये डार्क है, कहीं से ये स्मूथ है, कहीं से ये डार्क है, कहीं से ये लाइट है। इस प्रकार की आपकी अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ऐसा लगता है बीच में डार्क कलर की पट्टियां बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इसीलिए इसे स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है। और नाम है स्केलेटल मसल, तो जाहिर सी बात है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों से कनेक्टेड होगी। ये वॉलेंट्री होंगी यानी इनको आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। आप जिन भी मसल्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। तो ये वॉलेंट्री होंगी और स्केलेटल सिस्टम से अटैच होंगी। दूसरा है स्मूथ मसल, जिसे विसरल मसल भी कहा जाता है। स्मूथ यानी कि इसके ऊपर कोई भी पट्टियां नहीं पाई जाएंगी, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिएशंस, कोई भी स्ट्रिप्स नहीं पाई जाएंगी। स्मूथ यानी एकदम सपाट दिखाई देगी। और इसे विसरल मसल कहा गया क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाएगी जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इट इज गोइंग टू बी इनवॉलेंट्री और ये विसरल ऑर्गन में पाई जाएगी, खुद आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और लास्ट जो आपका टाइप ऑफ मसल है इसे कहते हैं कार्डियक मसल। नाम है कार्डियक, तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में देखने को मिलेगी ये स्पेशलाइज्ड मसल। इनवॉलेंट्री होगी क्योंकि हार्ट को आप खुद तो नहीं धड़का सकते, क्योंकि हार्ट तो तब से धड़क रहा है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। राइट, आप सो रहे हैं तब भी धड़क रहा है, आप जाग रहे हैं तब भी धड़क रहा है, आप भाग रहे हैं तब भी धड़क रहा है, आप रिलैक्स कर रहे हैं तब भी धड़क रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका तो इतना कॉन्शियस ब्रेन नहीं है कि हमेशा इसको धड़काता रहे।
ये हार्ट जो है ये खुद ही धड़कता है, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज इनवॉलेंट्री। और यहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं, यानी कि ये जो हार्ट की मसल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, इसके मसल फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, जिससे एक मसल फाइबर में कोई सिग्नल आया है तो वो दूसरे मसल फाइबर में, तीसरे मसल फाइबर में, चौथे मसल फाइबर में पहुंच सके और ये हार्ट जो है ये एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके। दैट्स वाई सारी की सारी मसल्स का एक साथ होना जरूरी है। तो यहां पर ब्रांचिंग पैटर्न या इंटरकैलेटेड डिस्क आपको देखने को मिलती है, ये हमारी टाइप ऑफ मसल्स है। अब अगर आप इस मसल का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आपको एक मसल दिखाई दे रही है, ये है आपकी बोन, और बोन के साथ कनेक्टेड है भैया आपकी क्या, मसल। बोन से बोन को कनेक्ट करता है कौन, लिगामेंट, और यहां पर बोन से मसल को कनेक्ट कर रहा होगा कौन, टेंडन। ये हम पहले से जानते हैं, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ चुके थे। अब मेरे दोस्त ये जो मसल है इसका क्रॉस सेक्शन काट के मैं देख रहा हूं तो ये आपकी पूरी की पूरी मसल है, यानी ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिखा ये मैंने एक मसल ही काट दी है। दिस इज द कंप्लीट मसल, ये आपकी कंप्लीट मसल है। इस मसल में कई सारे बंडल्स पाए जाते हैं जहां मसल फाइबर्स पैक्ड होते हैं। तो इस मसल के अंदर मैंने लेट्स से 4 ये बंडल्स दिखा दिए हैं। तो दिस इज फर्स्ट मसल बंडल, सेकंड मसल बंडल, थर्ड मसल बंडल एंड फोर्थ मसल बंडल। ये आपके मसल बंडल दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने फेसिकल्स कहा। और इन मसल बंडल्स के अराउंड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ, जिसको हम फेसिया कहते हैं। यानी ये जो बंडल्स है मसल के, जो फेसिकल्स है, इनको कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फेशिया कहेंगे। तो मसल के अंदर काफी सारे मसल बंडल्स हैं। अगर ये मसल बंडल्स हैं तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, मसल फाइबर या मसल सेल्स पाए जाएंगे। तो ये जो मसल बंडल्स हैं इनको बंडल क्यों बोला, क्योंकि इनमें कई सारे मसल फाइबर्स या मसल सेल्स पैक्ड है। इनको क्या बोल दिया हम लोगों ने, मसल फाइबर्स कहा या मसल सेल्स कहा। और ये एनाटॉमिकल यूनिट है मसल की, इसी को हम लोग बढ़िया तरीके से स्टडी करते हैं क्योंकि एक मसल सेल है, राइट। अब ये जो आपका मसल है इसमें फर्दर काफी सारे फाइबर्स के अंदर फाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं। यस, फाइबर से छोटा होता है फाइब्रिल। तो एक जो मसल फाइबर है इसमें और पतली पतली यूनिट्स हैं जिनको फाइब्रिल कहा, और इस फाइब्रिल के अंदर और पतली पतली यूनिट्स हैं जिनको क्या कहा, फिलामेंट कहा। यानी अगर आप एक हायरार्की बनाएं तो वो हायरार्की क्या होगी, सबसे मोटी मसल, मसल के अंदर बंडल्स, बंडल्स के अंदर आपके मसल फाइबर, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, फाइब्रिल के अंदर फिलामेंट। यानी सबसे पहले आपकी मसल सबसे मोटी, इस मोटी सी मसल के अंदर 4 आपको बंडल दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद बंडल, बंडल में आपको मसल फाइबर्स या मसल सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन फाइबर्स के अंदर आपको फाइब्रिल दिखाई दे रहे हैं, फाइबर के अंदर उससे छोटे फाइब्रिल, और फाइब्रिल के अंदर आपको फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे पतली यूनिट हो जाएगी आपकी इस पूरे के पूरे डायग्राम की, राइट। तो मसल के अंदर बंडल्स, बंडल्स के अंदर फाइबर, फाइबर में फाइब्रिल, फाइब्रिल में फिलामेंट। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है जिसको आप 5 शब्दों में ही याद कर सकते हैं। अब ये जो फिलामेंट है, ये जो सबसे छोटी यूनिट है फिलामेंट, इसमें भी आपके ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं, क्योंकि हम यहां पर स्केलेटल मसल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रिएशंस पाई जाएंगी। तो लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। यानी कई ऐसे इलाके होंगे इस स्केलेटल मसल के जिसमें एक्टिन प्रोटीन ज्यादा पाया जाएगा। ये एक्टिन प्रोटीन थिन प्रोटीन यानी पतला प्रोटीन होता है। इसे आई यानी आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है, या आई बैंड के साथ लाइट बैंड भी कहा जाता है, क्योंकि पतला प्रोटीन है तो लाइट दिखाई देगा। तो लाइट का सेकंड अल्फाबेट है आई, इसे आई बैंड भी कहते हैं। और दूसरा मोटा बैंड होगा, डार्क जो है इसका सेकंड अल्फाबेट है ए, तो इसे ए बैंड कहेंगे। यहां एम फॉर मोटा यानी एम फॉर मायोसिन प्रोटीन पाया जाएगा। तो मायोसिन प्रोटीन जहां भी पाया जाता है वो बैंड आपका डार्क हो जाता है, मोटा हो जाता है। और सिर्फ एक्टिन जहां पर पाया जा रहा है पतला प्रोटीन, वो आपका थिन जो है बैंड कहलाता है, आई बैंड कहलाता है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें, ये जो मसल फाइबर है या जो मसल सेल है, इसकी नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी अलग है। मसल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मायो, या एक शब्द इस्तेमाल होता है सार्को। तो यहां पर नॉर्मल अगर कोई सेल होता तो उसकी मेम्ब्रेन को आप क्या कहते, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा। यहां पर प्लाज्मोलेमा की जगह इसको कहा गया सार्कोलेमा। सिमिलरली कोई नॉर्मल सेल होता
तो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर एंडो की जगह सार्को वर्ड दोबारा लगा दिया तो मेम्ब्रेन को कहा सार्कोलेमा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं। यानी यहां पर मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयंस, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो कि हम अगली स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे। एंड ये जो मसल फाइबर है स्केलेटल वाला, ये सिंसिटियम होता है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो कि हम टिश्यू चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। जो आपका कार्डियक मसल है एंड स्मूथ मसल है, यहां एक फाइबर में एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है यहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग सिंसिटियम कंडीशन कहते हैं। करेक्ट। अब ये आपका मसल का स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरे दोस्त ये जो आई बैंड है, ए बैंड है, इसको गौर से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपकी जेड लाइन, ये है जेड लाइन। ये जो जेड लाइन होती है, इससे कनेक्टेड होते हैं पतले पतले फाइबर। ये है पतला फाइबर, ये है पतला फाइबर, ये है पतला फाइबर, ये है पतला फाइबर। इसको एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। इसके दोनों साइड इससे डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, इससे एकदम जुड़े हुए होंगे। कौन? एक्टिन प्रोटीन। सिमिलरली यहां पर भी आपका इस जेड लाइन से कौन जुड़े हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन जुड़े हुए हैं। एक्टिन प्रोटीन यहां पर भी जुड़े हुए हैं। ये पतले वाले एक्टिन प्रोटीन है। और ये जो सेंटर पे मोटे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेंटर पे मोटे वाले दिखाई दे रहे हैं, जो इन जेड लाइन से कनेक्टेड नहीं है, इन मोटे वालों को हम लोग क्या कहते हैं? मायोसिन प्रोटीन कहते हैं। अब आराम से देखिएगा, ये जो इलाका है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पतले प्रोटीन है। ये जो इलाका है भाई, यहां तक तो आपके मोटे प्रोटीन आ रहे हैं, यहां तक तो मोटा प्रोटीन आ रहा है, मोटा प्रोटीन आ रहा है, मोटा प्रोटीन आ रहा है। सिर्फ ये जो इलाका है इस जेड लाइन की इस तरफ, सिर्फ यहां पतले प्रोटीन आ रहे हैं। सिमिलरली यहां भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ इस इलाके तक आपके पतले प्रोटीन आ रहे हैं। यहां तो मायोसिन शुरू हो गया, यहां तो मायोसिन शुरू हो गया, यहां तो मायोसिन शुरू हो गया। सिर्फ ये जो इलाका है, जो मैंने पिंक कलर से कवर किया है, सिर्फ ये जो इलाका है यहां पतले प्रोटीन है, सिर्फ ये जो इलाका है यहां पतले प्रोटीन है। इसको हम लोगों ने कहा आई बैंड। यानी आई बैंड या थिन बैंड वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जा रहा है, मायोसिन नहीं। अगर किसी इलाके में इस मोटे बैंड का छोटा सा पार्ट भी आ गया तो वो आपका थिक बैंड कहलाएगा, वो आपका ए बैंड कहलाएगा। यानी ये जो आपका मायोसिन है, अगर ये कहीं आ गया, चाहे एक्टिन के साथ चाहे अकेला, अगर ये मोटा वाला प्रोटीन कहीं पर पाया जा रहा है तो वो किसी भी बैंड को थिक कर देगा। भाई अगर एक मोटा और पतला साथ है प्रोटीन तो मोटा वाला ही दिखाई देगा, अगर मोटा वाला अकेला है तो भी मोटा ही दिखाई देगा, अगर दो पतले प्रोटीन साथ हैं तब सिर्फ पतला वाला दिखाई देगा। यानी पतला वाला सिर्फ तभी दिखाई देगा जब वो अकेला है। तो ये ऐसा इलाका है जहां ये पतला वाला प्रोटीन अकेला है, तो सिर्फ यहां पर आपको थिन बैंड यानी आई बैंड देखने को मिलता है, लाइट बैंड देखने को मिलता है। जहां पर भी ये मोटा प्रोटीन आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? डार्क बैंड कह देते हैं, थिक बैंड कह देते हैं। अब देखिए, ऐसा भी इलाका है जहां ये मायोसिन अकेला आ रहा है, कोई और प्रोटीन यहां पर ओवरलैप नहीं कर रहा, और ऐसा भी इलाका है जहां ये मोटा पतला साथ में ओवरलैप कर रहे हैं, मोटा पतला मोटा पतला मोटा पतला एंड सो ऑन। तो जहां पर मोटा वाला बैंड आ गया, चाहे पतले वाले के साथ चाहे पतले वाले के बिना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए बैंड या डार्क बैंड कहेंगे। करेक्ट। तो यहां पर ये वाला जो जोन है जहां सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, सिर्फ मोटा वाला प्रोटीन प्रेजेंट है, इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं? एच जोन। और एक ऐसा इलाका जहां पतला मोटा दोनों प्रोटीन पाए जा रहे हैं, बोलेंगे तो इसको भी हम ए बैंड ही, बोलेंगे तो इसको भी हम डार्क बैंड ही। लेकिन ये जो जोन है जहां पतला और मोटा प्रोटीन ओवरलैप करते हैं, इसे हम ओ जोन कहते हैं, यानी ओवरलैपिंग जोन कहते हैं। जहां सिर्फ मायोसिन है यहां पर आपका क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। और जहां सिर्फ मायोसिन है उसके सेंटर से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग एम लाइन कह देते हैं। और ये जो दो आई बैंड है ना, यहां पर एक आई बैंड है, यहां पर एक आई बैंड है, जिसके सेंटर पे जेड लाइन पास हो रही है, तो आप कह सकते हैं आई बैंड के सेंटर पे देखने को मिलती है एक जेड लाइन, और ये जो पूरा का पूरा ए बैंड है इसके सेंटर पर देखने को मिलती है एक एम लाइन। तो ये जो दो आपकी जेड लाइंस हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे इलाके को, दो जेड लाइन के बीच के इलाके को सार्कोमेयर कहा जाता है। इसी में आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर अगर आप देखें तो आई बैंड में क्या होगा? आई बैंड मतलब लाइट बैंड, सिर्फ पतला प्रोटीन होगा, यानी इसमें सिर्फ एक्टिन होगा। मायोसिन आते ही तो बैंड मोटा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा।
ए बैंड जो है इसमें मायोसिन अकेला भी हो सकता है और मायोसिन और एक्टिन साथ भी हो सकते हैं। जैसे ओजोन जहां पर आपका, यहां पर देखिए ओजोन जहां पर आपका एक्टिन और मायोसिन दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं, मायोसिन भी है एक्टिन भी है, तो एक्टिन प्लस मायोसिन ओजोन। और एच जोन मतलब यहां पर ओनली मायोसिन देखने को मिल रहा है, यहां पर ओनली मायोसिन देखने को मिल रहा है, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका सार्कोमेयर है जो हमने यहां पर बनाया। अब इस सार्कोमेयर के बाद, जिसको मैं अगली स्लाइड में दोबारा से इलेबोरेट कर दूंगा, डोंट वरी, यहां पर आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा व्हेन आई विल टॉक अबाउट दिस डायग्राम। तो दोबारा से सारी की सारी चीजें आपके सामने रिपीट होंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं तो दोबारा समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। आराम से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटीन है भैया। यहां पर हमने दो मेन प्रोटीन के बारे में पढ़ाई की, एक पतला प्रोटीन जो कि जेड लाइन से कनेक्टेड है, इसे हम लोगों ने कहा एक्टिन, और एक मोटा प्रोटीन जो कि सेंटर पे पाया जा रहा है, इसको हम लोगों ने कहा मायोसिन। यानी एक्टिन और मायोसिन की शक्ल देखनी है कि ये कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर को पढ़ें, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, जो लाइट बैंड है इसका सेकेंड अल्फाबेट है आई, तो इसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है, और ये आपके पतले प्रोटीन्स यानी एक्टिन का बना हुआ होता है, ये बात तो हम पहले से जानते हैं। अब इस एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक्टिन प्रोटीन जो है ये आपका एक छोटे से गोले से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर मतलब गोल मटोल, तो ये छोटा सा एक जो गोला है, ये छोटा सा एक जो मोती है, इसे हमने ग्लोबुलर एक्टिन कहा। ये ग्लोबुलर एक्टिन यानी जी एक्टिन मिल मिलके एक पूरी माला बना लेते हैं, मोती की माला बना लेते हैं। इस माला को, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग एफ एक्टिन कहते हैं। यानी एक छोटा सा मोती है जिसे ग्लोबुलर एक्टिन कहा, उस ग्लोबुलर एक्टिन ने जुड़ जुड़ के बहुत सारे और जी एक्टिन के साथ मिलकर एक माला बनाई, जिसको हमने एफ एक्टिन कहा। अब ऐसी ही एफ एक्टिन की दो माला हम लोग ले लेंगे और इनको आपस में कॉइल कर देंगे, तो एक्टिन का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। ये यहां पर आपने एक पर्टिकुलर माला उठाई और ये आपने दूसरी पर्टिकुलर माला उठाई और इनको आपने क्या कर दिया, कॉइल कर दिया आपस में। तो एक ग्लोबुलर एक्टिन यानी एक मोती, उस मोती को बार बार रिपीट करके आपने बनाई एक माला यानी एफ एक्टिन। ऐसे दो एफ एक्टिन की माला लेकर के आपने साथ में मरोड़ दिया, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, कंप्लीट एक्टिन देखने को मिला, राइट। कंप्लीट एक्टिन के अराउंड और क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट एक्टिन के अराउंड एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। इट्स नॉट मायोसिन, मायोसिन तो अलग है, उसको तो हम लोग यहां पढ़ेंगे अलग से। ट्रोपोमायोसिन इज डिफरेंट, ये एक्टिन के साथ एसोसिएटेड होता है। और ट्रोपोमायोसिन मतलब जैसे दो एफ एक्टिन है ना माला, ऐसे ही इन दो एफ एक्टिन के पैरेलली दो पतले पतले धागे, दो पतली पतली रस्सियां और भाग रही होंगी। तो ये ऑरेंज कलर के क्या है आपके एफ एक्टिन, और इसके साथ साथ कौन भागा जा रहा है, इसके साथ साथ कौन भागा जा रहा है, आपका यहां पर ट्रोपोमायोसिन भागा जा रहा है, करेक्ट। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बाइंडेड होगा जिसको हम कहेंगे ट्रोपोनिन, इसको हम कहेंगे ट्रोपोनिन। रेगुलर इंटरवल्स पे इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, इस एक्टिन के पैरेलली जो रस्सी भागी जा रही है, इसके ऊपर जगह जगह पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाएगा जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। नाम में आ रहा है ट्रोपोनिन, TOPI यानी टोपी, तो ये टोपी की तरह काम करता है। ट्रोपोनिन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये ट्रोपोनिन नाम की टोपी लगी हुई है। जब ये टोपी हटेगी तो आपकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाएंगी। यानी एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे से मिलन करना है अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर करवानी है तो एक्टिन जो है इस पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, यानी ये मायोसिन से बाइंड करना चाहती है। मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन से बाइंड करना चाहती है। तो अब जो एक्टिन है इसमें दो फिलामेंटस एक्टिन हमने बनाए, इनके पैरेलली दो ट्रोपोमायोसिन हमने बनाए, और उसके बाद ट्रोपोनिन जो है जगह जगह हमने छिड़क दिए, कहां पर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। जब ये ट्रोपोनिन हटेंगे तो आपका एक्टिन जो है उसके ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन से बाइंड करने का जो इलाका है वो एक्सपोज हो जाएगा। अभी उस इलाके को कवर कर रखा है, ढक रखा है किसने, टोपी ने यानी ट्रोपोनिन ने। यानी अगर हम चाहते हैं कि एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड करे तो हमें इस टोपी को हटाना पड़ेगा, इस ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, और वो कैल्शियम कहां पर स्टोर हो रहा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये आपकी गहराई वाली बात है। यस, दिस इज एक्टिन, कंप्लीट एक्टिन, जहां दो आपके स्ट्रैंड्स है किसके, फिलामेंटस एक्टिन के, दो आपके स्ट्रैंड्स है ट्रोपोमायोसिन के, और बीच बीच में ट्रोपोनिन जो है ये छिड़के हुए हैं ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। अब आता है भैया आपका मायोसिन,
है ना। तो डार्क बैंड जो होता है इसमें सेकंड अल्फाबेट है ए, तो इसे ए बैंड भी कहते हैं, इसे थिक बैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मोटा प्रोटीन आता है, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन प्रोटीन आता है। ये मायोसिन प्रोटीन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके तैयार कर रही होती हैं जिसे मैरोमायोसिन कहते हैं। यस, तो एक मैरोमायोसिन की शक्ल हम यहां पर देख लेते हैं। दिस इज मैरोमायोसिन, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक हेड देखने को मिल रहा है, दिस इज ग्लोबुलर हेड। इसके बाद देखने को मिल रही है एक शॉर्ट आर्म, और उसके बाद देखने को मिल रही है टेल, राइट। तो ये जो टेल है ये काफी लाइट वेट की होती है, इसीलिए लाइट मैरोमायोसिन इसे कहा जाता है। और ये जो शॉर्ट आर्म है और ये जो ग्लोबुलर हेड है ये आपका क्रॉस आर्म कहलाता है, पूरा का पूरा मिल करके इसे हैवी मैरोमायोसिन यानी एचएमएम कहते हैं। यानी टेल है, टेल के बाद जो आपकी छोटी सी आपकी यहां पर शॉर्ट आर्म निकल रही है और ऊपर जो ग्लोबुलर हेड है, ये शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड जो इन टेल्स के इलाकों से बाहर निकल रहा है, ये आपकी टेल है। यहां से आपकी आर्म और मुंडी बाहर निकल गई, ये टेल है, आर्म और मुंडी बाहर निकल गई, टेल है, आर्म और मुंडी बाहर निकल गई, टेल है, आर्म और मुंडी बाहर निकल गई, टेल है, आर्म और मुंडी बाहर निकल गई। तो ये जो टेल है ये सीधी सीधी जा रही होगी और जगह जगह से आपकी शॉर्ट आर्म और मुंडी बाहर आ रही होगी। ये जो बाहर आने वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मिला करके क्रॉस आर्म कहते हैं, जो कि भारी वजन का होता है। आपको यहां पर मोटा दिखाई दे रहा है इसीलिए इसे हैवी मैरोमायोसिन कहते हैं। और ये जो टेल है ये आपकी लाइट मैरोमायोसिन कहलाती है। अब मेरे भाई ये जो ग्लोबुलर हेड है इस पे आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, यानी ये जो जगह जगह से सिर बाहर निकल रहा है, समझ लीजिए मैं एक मैरोमायोसिन हूं, तो यहां पर टेल है और ये मुंडी बीच बीच में से बाहर निकल रही है। तो ये मुंडी जब मैं बहुत ज्यादा उठाऊंगा तो मेरे सिर के ऊपर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन प्रोटीन से जाके कनेक्ट हो जाएगी। जब मैं सिर को ज्यादा उठाऊंगा तो एक्टिन से मेरा कॉन्टेक्ट हो जाएगा, इसके एकदम टकले के ऊपर क्या पाया जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसके नीचे आपकी दो साइट्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर करानी है तो एनर्जी तो लगेगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन मांगती है एनर्जी। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है, जो आपकी यूनिट है एनर्जी की, दैट इज एटीपी। तो एटीपी जो है यहां पर हाइड्रोलाइज होगी, एटीपी जो है टूट करके एडीपी और पीआई बनाएगी। तो ये आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म में क्या क्या आया, आपकी शॉर्ट आर्म और आपका ग्लोबुलर हेड, जिसको मिला करके हैवी मैरोमायोसिन कहते हैं, और नीचे है आपकी टेल। अब यही जो एक मैरोमायोसिन है ये अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। ये बनाएगा टेल, ये आपकी क्रॉस आर्म, टेल, क्रॉस आर्म, टेल, क्रॉस आर्म, टेल, क्रॉस आर्म, टेल, क्रॉस आर्म। इसी हिसाब से पूरा का पूरा आपका मायोसिन बना हुआ होगा। तो क्रॉस आर्म जो है ये अलग अलग इंटरवल्स पे आपका टकला बाहर निकाल रही होती है और दुनियादारी देख रही होती है, एक्टिन से बाइंड कर रही होती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो हेड है या जो ये क्रॉस आर्म है, इट प्रोजेक्ट्स आउट एट डिफरेंट इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स पे ये खोपड़े जो है बाहर निकले हुए होते हैं और एक्टिन को ढूंढ रहे होते हैं बाइंड करने के लिए। यस, नाउ इट इज टाइम फॉर द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन की शक्ल देख ली, अब ये कैसे काम करते हैं, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बारे में हमको जानकारी जुटानी है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे एक्साइटिंग मॉडल है, सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है जो कि दुनियादारी पढ़ती है, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये आपका एक्टिन है, ये आपका मायोसिन है। मायोसिन ने अपना हेड बाहर निकाला, एक्टिन से बाइंड किया और इसे स्लाइड करा दिया। फिर इसके बाद दोबारा से एटीपी यूज की, अपने हेड को बाहर निकाला और फिर स्लाइड करा दिया। पतला फिलामेंट हल्का है तो ये मोटे वाले के ऊपर स्लाइड कर सकता है, मोटे वाला पतले के ऊपर अगर स्लाइड करेगा तो पतले वाले की जान निकल जाएगी। इसीलिए मेरे भाई ये जो पतला फिलामेंट है ये मोटे वाले के ऊपर आसानी से क्या कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है। इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो थिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिन वाला थिक के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। कैसे, ये हम देखते हैं। तो मसल अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करानी है तो मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बताया था कि नर्वस सिस्टम से मेरे पास सिग्नल आना चाहिए कि भैया ये मसल मुझे कॉन्ट्रैक्ट करानी है। कोई ऐसा सिग्नल है जो कि नर्व्स के थ्रू मेरे पास आ रहा होगा, न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे पास आ रहा होगा मसल के पास, और कह रहा होगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। तो पहले सिग्नल रिसीव करना बहुत जरूरी है। सिग्नल कैसे आता है, देखिए, सिग्नल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और ये मसल तक पहुंचाया जाएगा वाया मोटर न्यूरॉन। सिंपल सी बात है, मोटर न्यूरॉन जो काम करवाने आया है किसी मसल के पास या किसी ग्लैंड के पास, उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं।
भाई समझ लीजिए मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे कोई सुई चुभो रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर के गया ब्रेन के पास कि भैया कोई गड़बड़ है, मैं सेंस करके आया हूं कि कोई ना कोई आपके हाथ को तकलीफ पहुंचा रहा है। तो ब्रेन सिग्नल देगी वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर काम कराने वाला न्यूरॉन, कि भैया मेरा हाथ पीछे खींच लो। तो मोटर न्यूरॉन जो है ये मसल के पास सिग्नल लेकर के जाता है। ठीक है, अब मोटर यूनिट क्या होती है? ये वाला जो मोटर न्यूरॉन है, इसके जो ब्रांचेस होंगे, ये जो न्यूरॉन है इसकी जो नर्व एंडिंग्स होंगी, ये अलग अलग मसल फाइबर्स में जा रही होंगी। जरूरी नहीं है कि ये एक ही मसल फाइबर में जाए। तो समझ लीजिए आपका जो मोटर न्यूरॉन है ना, इसकी नर्व एंडिंग्स 3 अलग अलग मसल फाइबर्स में जा रही हैं। तो वो तीनों के तीनों मसल फाइबर्स और ये जो आपका मोटर न्यूरॉन है, इनको मिला करके हम लोग क्या कहेंगे? एक मोटर यूनिट कहेंगे। यानी एक न्यूरॉन और जितने भी मसल फाइबर्स से वो अटैच हो रहा है, इनको मिलाकर हम लोग मोटर यूनिट कहते हैं। तो समझ लीजिए यहां पर ये जो मोटर न्यूरॉन है, इसकी एक नर्व एंडिंग यहां पर आ गई, ये इसका एंड पार्ट है। तो ये सिग्नल लेकर के आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये एंड पार्ट है। और यहां पर मसल फाइबर है, यहां पर क्या है? आपका मसल फाइबर है। करेक्ट, यहां पर आपके मसल फाइबर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, सार्कोलेमा, और यहां पर अंदर दिखाई दे रहा है आपको सार्कोप्लाज्म, यानी आपका साइटोप्लाज्म। सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मोलेमा, और यहां पर होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस सार्को सार्को वर्ड यहां पर लगा दिया है। अब ये जो नर्व एंडिंग होती है, यहां पर आपकी गोल मटोल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल्स होती हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं। इन केमिकल्स को कहा जाता है क्या? इन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले केमिकल्स। तो यहां पर ये जो न्यूरल ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनकी वसाइकल यहां बाइंड कर जाएगी मेम्ब्रेन के एंड पे और कहेगी कि भैया केमिकल को रिलीज कर दो। ये केमिकल सिग्नल जो है ये मसल पे चला जाएगा। यानी डायरेक्टली आपका नर्व फाइबर जो है और मसल जो है एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, इनके बीच में गैप है। उस गैप के अंदर सिग्नल कौन लेके जाएगा? ये केमिकल्स लेकर के जाएंगे। जैसे कि एसिटाइल कोलाइन एक बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये सिग्नल लेकर के जाएगा और अल्टीमेटली इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो मोटर यूनिट क्या थी? एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर में कनेक्ट हो रहा है उसे ओवरऑल हमने कहा मोटर यूनिट। और मोटर एंड प्लेट क्या है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है, बीच का जो खाली स्पेस है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा। जहां पर आप क्या रिलीज करते हैं? जहां पर आप न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपने यहां पे रिलीज किया, इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं इस मसल फाइबर के ऊपर। इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे, वो इस सिग्नल को ले लेंगे और ये सिग्नल मसल फाइबर के अंदर चला जाएगा। अब ये मसल फाइबर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका मैकेनिज्म हमको डिटेल में समझना है। आराम से देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ? ये जो मसल रहती है, ये जो मसल का सेल रहता है, इट इज बेसिकली चार्ज्ड, है ना। तो जब ये मसल फाइबर एकदम रिलैक्स्ड है, जब इस पे सिग्नल नहीं आया है, तो ये चार्ज्ड है। बाहर की साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, अंदर की साइड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पर आपको पोलैरिटी देखने को मिल रही है, मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, इसे पोलैरिटी कहा जाता है। यस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो है मसल की, ये पोलैरिटी कंटेन करती है, इट इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। सिमिलरली आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि जो आपका नर्व फाइबर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी आपकी क्या होती है? पोलराइज्ड होती है। वहां पर भी यूजुअली बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू आयंस प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर एसिटाइल कोलिन आ गया, यानी अभी तक ये मेम्ब्रेन रिलैक्स थी, इसको कोई सिग्नल नहीं मिला था। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल मिल चुका है, यानी यहां पर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके आ चुका है और इसने एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल्स भेज के कहा है कि भैया फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। तो यहां पर आपका बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था इस सोडियम की वजह से था, ये सोडियम क्या हो जाएंगे? अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और ये सोडियम का इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस मसल फाइबर के अंदर, ये कैल्शियम रिलीज करना चालू कर देती है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो जैसे ही बाहर से सिग्नल आएगा, एसिटाइल कोलिन रिसीव कर लेगी आपकी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, तो आपके कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कैल्शियम रिलीज हो गए हैं फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जाकर बाइंड हो जाएंगे ट्रोपोनिन से,
यहां पर आपका ट्रोपोनिन देखने को मिल रहा था जो कि टोपी की तरह प्रेजेंट था। इसने एक्टिन के अंदर पाई जाने वाली मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ढक रखा था, तो एक्टिन और मायोसिन मिलन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक्टिन जिस पोजीशन पे मायोसिन से बाइंड करती है वहां तो ट्रोपोनिन बैठा था। अब इस ट्रोपोनिन को कौन उठाकर ले जाता है? कैल्शियम। तो आपकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ये आपकी एक्सपोज हो जाती है। अब मायोसिन एक्टिन के पास आ सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ये आपकी एक्सपोज हो गई, और मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई तो मायोसिन को पता लग गया, मायोसिन अपना सर झुका करके बैठा था। अब उसे पता लग गया कि हाँ भैया एटीपी तोड़ने का वक्त आ चुका है, तो फटाक से एटीपी तोड़ता है और अपने सर को उठाता है। उसमें एनर्जी आ जाती है, एटीपी तोड़ी, ये एनर्जी आ गई, और उस सर को एक्टिन के साथ कनेक्ट करके उसको धक्का देना शुरू कर देता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो मायोसिन जो है हाइड्रोलाइज कर देता है एटीपी को, तो आपका एडीपी और पीआई बन जाते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो मायोसिन का हेड जो है इसमें खूब एनर्जी आ गई, ये एक्टिन से बाइंड करता है और उसे स्लाइड करता है। सिमिलरली मायोसिन जो है और एटीपी को बुलाता रहता है और कंटिन्यू करता रहता है आपका एक्टिन की स्लाइडिंग को। जब आपकी बढ़िया तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो अब उसे रिलैक्स होना है। अगर रिलैक्स होना है तो क्या करो, ये जो कैल्शियम बाहर निकले थे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा भेज दो। कैल्शियम अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा चले गए तो ये ट्रोपोनिन से जो बाइंड कर रहे थे, ट्रोपोनिन और कैल्शियम बाइंड कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो ट्रोपोनिन अब फ्री हो गया, कैल्शियम तो अपने घर चला गया वापस, तो ट्रोपोनिन दोबारा से आकर आपका ट्रोपोमायोसिन पे बाइंड कर लेगा। दोबारा से टोपी जो है अपने निर्धारित जगह पर लग जाएगी और आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो दोबारा से लॉक हो जाएंगी, दोबारा से आपकी नहीं दिखेंगी, तो मायोसिन अब बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस इज प्रॉपर मैकेनिज्म। एक बार इसी को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए भैया, ये आपकी जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है। जेड लाइन के साथ एसोसिएटेड कौन है? पतला प्रोटीन यानी एक्टिन, पतला प्रोटीन 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 एक्टिन। यस, यहां पर भी आपका पतला प्रोटीन जो है ये सीधा सीधा इस जेड लाइन से कनेक्टेड है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सेंटर पे मोटे मोटे प्रोटीन पाए जा रहे हैं, इन मोटुले प्रोटीन्स को क्या कहा? इनको कहा भैया मायोसिन, इनको कहा मायोसिन। तो एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पतले प्रोटीन पाए जा रहे हैं, यह ऐसा इलाका है जहां सिर्फ और सिर्फ पतले प्रोटीन पाए गए, सिर्फ ग्रीन प्रोटीन पाए गए, इसे हम कह रहे हैं लाइट बैंड यानी आई बैंड, जिसमें सिर्फ पतले प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके बीच की लाइन को हम लोग कहेंगे जेड लाइन। यहां पर जहां पर भी मोटा प्रोटीन इंटीग्रेट हो गया वो तो आपका ओवरऑल थिक बैंड हो जाएगा। जहां भी स्काई ब्लू कलर दिख रहा है ये ओवरऑल थिक बैंड है। इस थिक बैंड के सेंटर से पास होती है एम लाइन। अब मेरे भाई, ये जो थिक बैंड है इसमें भी दो प्रकार के रीजन्स हैं। एक जहां हरा और नीला प्रोटीन दोनों पाए जा रहे हैं, पतला और मोटा प्रोटीन, तो इसे ओ बैंड बोला, यानी यहां ओवरलैपिंग जोन है, पतला और मोटा दोनों प्रोटीन साथ में है। और यहां पर ऐसा भी इलाका है जहां सिर्फ और सिर्फ मोटा प्रोटीन पाया जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? इसको हमने एच जोन बोला। जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यहां पर आपका एक्टिन है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी यहां पर मायोसिन है, इसके हेड निकले और स्लाइड करने लगे इस एक्टिन को खुद के ऊपर। यहां से हेड निकले और स्लाइड करने लगे एक्टिन को अपने ऊपर, यानी कि यहां से एक्टिन इस साइड खींचा जाएगा, यहां से एक्टिन इस साइड खींचा जाएगा, ये दोनों जेड लाइंस पास पास आ जाएंगी। तो ये दोनों जेड लाइन पास पास आ गई। पहले जेड लाइन यहां थी, अब जेड लाइन यहां है, पहले जेड लाइन यहां थी, अब जेड लाइन यहां है। पहले यहां देखो, ये जो हरा वाला प्रोटीन था इतनी दूर था स्काई ब्लू वाले से, अब और पास आ चुका है, एकदम पास पास आ चुके हैं, राइट। तो यहां पर क्या देखने को मिला? जेड लाइंस के बीच का गैप कम हुआ है, यानी दो जेड लाइंस पास पास हो गई। दो जेड लाइन के बीच को हम सार्कोमेयर कह रहे थे, तो सार्कोमेयर छोटा हुआ है, सार्कोमेयर छोटा हुआ है। लेंथ ऑफ एक्टिन में क्या फर्क आया है? लेंथ ऑफ एक्टिन यानी ये जो फाइबर है और ये जो फाइबर है पहले और बाद वाला, क्या इसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ ऑफ एक्टिन इज सेम। लेंथ ऑफ मायोसिन में क्या फर्क पड़ा है? क्या ये फाइबर आपका छोटा हुआ है? क्या ये फाइबर आपका छोटा हुआ है? नहीं, ये भी उतना ही है जितना हमने ऊपर बनाया था, ये भी आपका सेम ही रहा। आई बैंड की अगर आप बात करें तो ये जो आई बैंड था जहां पे सिर्फ आपका ग्रीन फिलामेंट प्रेजेंट था, ये तो आपका छोटा हुआ है, यहां पर ग्रीन वाला पार्ट एकदम कम हो चुका है। तो आई बैंड क्या हुआ? जब दो जेड लाइन पास पास आई तो आई बैंड छोटा हो गया। ए बैंड आपका क्या है? डार्क बैंड। इसको तो हम कुछ छेड़ ही नहीं रहे मायोसिन को, तो ये तो स्काई ब्लू वाला रीजन इतना का इतना रहा, तो ये आपका सेम रहा। सार्कोमेयर की अगर आप बात करें तो दो जेड लाइन पास पास आ गई, सार्कोमेयर जो है ये आपका क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है ना। ओ जोन जो है ये आपका क्या हो गया? ओ जोन मतलब ओवरलैपिंग जोन, जहां पे हरा और ये स्काई ब्लू साथ साथ पाए जा रहे थे। अब हरा वाला स्काई ब्लू वाले में घुस चुका है,
तो पहले इतना ही जोन था, ये हरा और स्काई ब्लू वाला ओवरलैपिंग, अब इतना बड़ा हो चुका है। तो ओ जोन जो है ये क्या हुआ है, बड़ा है। और एच जोन जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन पाया जा रहा था, अब ये कम हुआ है, क्योंकि और एक्टिन आकर के मायोसिन में घुसे हैं, तो सिर्फ जो आपका स्काई ब्लू वाला रीजन था ये कंपैरेटिवली कम हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। ये सारे के सारे आपके इंपैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने होते हैं, करेक्ट। अब ये जो आपके मसल फाइबर्स हैं, जब आप इनको कंटिन्यूअसली एक्साइट करते हैं, जब लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, अगर आप बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, या अगर मैं लिख रहा हूं लगातार 3-4-5 घंटे लिख दूं, तो ये जो हाथ है इसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जमा हो जाता है क्या, लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड। उसके बाद कुछ टाइम अगर आराम कर लिया जाए तो वो लैक्टिक एसिड जो है मेटाबोलाइज हो जाता है और कुछ गुड प्रोडक्ट्स बना लेता है हमारी बॉडी के अंदर, तो दर्द होना जो है कम हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के मसल फाइबर्स भी हैं हमारे बॉडी में, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर नाम से ही पता लग रहा है कि रेड मसल फाइबर जो है कोई तो मॉलिक्यूल कंटेन करेगा जो इसको रेडिश कलर प्रोवाइड करता है, तो ये कंटेन करता है मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, वैसे मायोग्लोबिन, मायो का मतलब मसल, ऑक्सीजन स्टोरेज में हेल्प कर रहा होता है, तो यह मायोग्लोबिन बहुत हाई होता है तो रेड कलर मिल जाएगा। व्हाइट मसल फाइबर यानी मायोग्लोबिन की मात्रा यहां पर काफी कम होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर न्यूमरस होता है, जहां पर मायोग्लोबिन ज्यादा है, आपकी ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया खूब देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो आपका व्हाइट मसल फाइबर है, वहां पर आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि वहां पर आपका मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम स्टोर्ड है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे, और आपका ऑक्सीजन ही कम स्टोर्ड है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होगा। यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इसे एनारोबिक मसल भी कहा जाता है। ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी 206 हड्डियों के बारे में हम लोग जान रहे होंगे, जिसकी सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगी। यहां पर स्केलेटल सिस्टम जो है इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ 206 हड्डियां एंड आपके कुछ कार्टिलेज, नंबर इनका स्पेसिफाइड नहीं होता। तो ये जो 206 हड्डियां हैं ये सॉलिड और नॉन प्लायबल हैं, क्योंकि ये कैल्शियम सॉल्ट्स की बनती हैं, और कार्टिलेज जो है ये सॉलिड है एंड प्लायबल हैं, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। क्यों, क्योंकि आपके कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स की बनती हैं, जो कि हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब अगर आप आपके पूरे स्केलेटल को देखें, जैसे हम यहां पर गोटिया भाई की मदद ले रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं गोटिया भाई की एक एक हड्डी। यहां पर हमारा जो स्केलेटल है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट कहलाता है एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल मतलब एक्सिस। अगर आप गोटिया भाई की बॉडी से एक बीचों बीच लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि यहां पर एक सरिया सा बना भी हुआ है, अगर आप बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन पे जो जो हड्डियां आएंगी दे आर अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल। और अपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब फिर ये जो हड्डियां हैं एक्सिस पे, इनसे कनेक्टेड जो और हड्डियां होंगी जो एक्सिस पे नहीं पाई जा रही, दोनों साइड पाई जा रही है, उन्हें अपेंडिकुलर स्केलेटल कहा जाएगा। जैसे एक्सियल स्केलेटल की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका स्कल है ये आपका सेंट्रल लाइन पे आ रहा है, तो स्कल के अंदर क्या है, क्रेनियल बोन्स यानी खोपड़ी की बोन्स, फेशियल बोन यानी फेस की बोन्स, इसके अलावा आपकी कान की बोन्स यहीं पर आ जाएंगी इसी स्कल रीजन में, एंड आपका यहां पर यू शेप्ड हायोइड बोन पाई जाएगी। अगर आप आगे देखें इसी सेंट्रल लाइन पे तो आपको स्टर्नम देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी रिब्स कनेक्टेड होती हैं। अब स्टर्नम है तो इसी से कनेक्टेड आपकी रिब्स देखने को मिलेंगी दोनों साइड, और पीछे की साइड आपको देखने को मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम यानी आपकी रीढ़ देखने को मिलेगी। जैसे गोटिया भाई की रीढ़ आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिलेगी एट अ सेंट्रल लाइन। इसके अलावा जो भी चीजें बच गई, जैसे कि यहां पर गोटिया भाई की कॉलर बोन है, क्लेविकल, पीछे की साइड ये ट्रायंगुलर बोन है जिसे कहा स्कैपुला, तो एक साइड क्लेविकल स्कैपुला, दूसरी साइड भी क्लेविकल स्कैपुला, 4 बोन्स ये हो जाएंगी, और हाथ की 30 हड्डी, दूसरे हाथ की 30 हड्डी, और नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉक्सल्स, दिस इज 1 कॉक्सल, दिस इज 2nd कॉक्सल, इस कॉक्सल से एक पैर अरेंज है जिसमें 30 हड्डियां हैं, इस कॉक्सल से दूसरा पैर अरेंज है जिसमें 30 हड्डियां हैं, तो टोटल हाथ की 30 हड्डी, दूसरे हाथ की 30 हड्डी, 60 हड्डी हो गई, एक पैर की 30 हड्डी, दूसरे पैर की 30 हड्डी, 60 हड्डी हो गई, हाथ पैर में मिला के 120 हड्डी हो गई। यहां पर आपका कॉलर बोन एंड आपका स्कैपुला, क्लेविकल स्कैपुला, क्लेविकल स्कैपुला, 4 बोन्स और हो गई 124, यहां पर एक कॉक्सल, यहां पे एक कॉक्सल, 2 कॉक्सल हो गई 126। ये 126 बोन होती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटल की। और एक्सियल स्केलेटल की अगर आप बात करें तो आपको कितनी बोन्स देखने को मिलती हैं, आपको कई सारी बोन्स देखने को मिलती हैं। जैसे इस कान में आपकी 3 बोन्स, मेलियस इनकस स्टेपिस, इस कान में 3 बोन, मेलियस इनकस स्टेपिस,
ये जो आपका क्रेनियम है, खोपड़ा है, इसमें 8 बोन्स, ये जो आपका फेस है इसमें 14 बोन्स और एक आपकी हायोइड बोन। तो 3 इस कान में, 3 इस कान में, आपकी 6 हो गई, यहाँ पर आपकी 8 हो गई, तो 6 और 8 14, और उसके बाद आपको नीचे भी फेशियल बोन्स 14 देखने को मिली, यानी 28, और एक हायोइड 29। उसके बाद आपका एक स्टर्नम यानी छाती पे फ्लैट बोन जहां पर आकर के आपकी रिब्स कनेक्ट हो रही हैं, तो टोटल 30 बोन हो गई। उसके बाद 24 आपके रिब्स है, 12 पेयर, तो 24 और हो गए, यानी आपके 54 हो गए, और 26 बोन्स आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो आपके यहाँ पर कितने हो गए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल 80 बोन्स होनी चाहिए, 126 आपके हाथ पैरों में और 80 आपके एक्सियल स्केलेटल यानी एक्सिस के ऊपर। इनको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो स्कल है इसमें कितनी बोन है, एक सबसे अलग बोन है आपकी हायोइड, सबसे अलग पाई जाती है स्कल की बाकी बोन से इंडिपेंडेंट है। ये आपकी यू शेप्ड बोन है, यू शेप्ड बोन है आपकी बक्कल कैविटी में, नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन, एक ही इसका नंबर है, एक अलग से याद कर ली। ईयर ओसाइकल्स यानी छोटी, बहुत छोटी हड्डियां ओसाइकल कहलाती है। इस कान में है मिस यानी मेलियस इनकस स्टेपिस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इस कान में भी है मिस, तो मिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, दोनों कानों में 6 हड्डियां, टोटल 7 हो गई। व्हेन इट कम्स टू क्रेनियल बोन, तो ये क्रेनियम यानी आपका ब्रेन बॉक्स बनाती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहां पर क्या है, पेस्ट ऑफ क्रेनियम ट्रिक है। यानी जब भी कोई आपको ज्यादा परेशान करता है, आप बोलते हैं भाई तेरे दिमाग में कीड़े हैं क्या भाई, पेस्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम दिमाग में, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है ना क्रेनियम, पेस्ट ऑफ क्रेनियम। पी का मतलब पैराइटल, ई का मतलब इथमॉइड, एस का मतलब स्फेनॉइड, टी का मतलब टेम्पोरल, ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, एफ का मतलब फ्रंटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड, ये आपकी हड्डियां हैं। 6 अलग अलग प्रकार की हड्डियां होती हैं आपकी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड। इसमें आपको ट्रिक याद करनी होती है, PT2 यानी सिर्फ पैराइटल और सिर्फ टेम्पोरल जो है ये आपकी 2-2 है ना, पैराइटल आपकी 2 है एंड आपकी टेम्पोरल 2 है, क्योंकि दोनों साइड में हाथ लगा रहा हूं, तो आपकी 2-2 हड्डियां ये हैं, बाकी सारी 1-1 है। तो एक हड्डी है, बाकी सारी 1 2 3 4, सिर्फ ये 2-2 है, 5 6 7 8, तो 8 हड्डियां आपके क्रेनियम में। सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना फेशियल बोन। फेशियल बोन कैसे याद करेंगे, कोई MP है जो कि एक पार्टी में गए और बहुत ज्यादा कोला पी ली और उनको वॉमिटिंग हो गई, तो MP ने ज्यादा कोला मंगाई जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो गई। एंड की जो 2 हड्डियां है मंगाई और वॉमिट, सिर्फ ये आपकी 1-1 है, बाकी सारी 2-2 है। मंगाई MAN, मंगाई मतलब MAN यानी मैंडिबल, सिर्फ ये आपका 1 है, मैंडिबल लोअर जॉ। एंड मेरे भाई वॉमिट यानी वोमर, MVOM, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट सेम है, सिर्फ ये आपकी 1 है। बाकी देखिए MP, M फॉर मैक्सिला, P फॉर पैलेटाइन, ने नेजल नाक की, ज्यादा जाइगोमेटिक ये वाली है ना, को कॉन्के, ला लैक्रिमल, मंगाई दैट इज मैंडिबल, वॉमिट दैट इज वोमर, बाकी सारी 2-2 हैं, तो 2 4 6 8 10 12, और लास्ट की दोनों 1-1 हैं, 13 और 14, 14 हड्डियां फेशियल बोन्स और बाकी क्रेनियल बोन्स। दोबारा याद करा देता हूं, क्रेनियल बोन्स की ट्रिक क्या थी, पेस्ट ऑफ क्रेनियम। पी का मतलब आपका पैराइटल, ई का मतलब इथमॉइड, एस का मतलब स्फेनॉइड, टी का मतलब टेम्पोरल, OF का मतलब ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल। यहां पर आपका PT2 है, यानी पैराइटल और टेम्पोरल 2-2 है, बाकी सारी 1-1 है, तो 8 हड्डियां हो जाती हैं। दूसरा है आपका फेशियल बोन, जिसकी ट्रिक है MP ने ज्यादा कोला मंगाई, वॉमिट हो गई उसको, राइट। MP दैट इज मैक्सिला पैलेटाइन, ने दैट इज नेजल, ज्यादा दैट इज जाइगोमेटिक, कोला दैट इज को मतलब कॉन्काई, L का मतलब लैक्रिमल, मंगाई MAN मैंडिबल, तो मैंडिबल और मैक्सिला में कभी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। वॉमर आपकी वॉमिटिंग से आ जाएगी, यानी एंड की जो 2 है वो 1-1 है हड्डियां, और बाकी सारी स्टार्टिंग की 2-2 है, तो 14 हड्डियां ये हो गई, 14 और 8 22 हड्डियां आपकी हो गई। यहां पर आपकी 6 हड्डियां यहां पर हो गई 28, और एक हायोइड बक्कल कैविटी में आपकी टोटल 29 हड्डियां हो गई, जो कि आपको स्कल में देखने को मिली। अब वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यानी आपकी जो रीड है, इसकी सिंपल ट्रिक है, कैट टुक 5 लिटिल स्पैरो एंड क्रो। एक कैट है जिसने 5 छोटे छोटे स्पैरो और क्रो को पकड़ लिया है खाने के लिए, क्योंकि कैट चिड़िया खा सकती है, राइट। तो सी का मतलब है सर्वाइकल, तो इनिशियल 7 जो आपकी वर्टिब्रा है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती है, लगभग सारे मैमल्स में 7 ही होती है। टी का मतलब थोरेसिक, आपकी 12 होती है, T1 T2 T3 ऐसे करके 12 होती है। 5 लिटिल ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए नंबर में पहले लिख दिया है 5।
स्पैरो एंड क्रो यानी आपका सेक्रल एंड कॉक्सिस, ये होती है आपकी एक एक। ठीक है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो सर्वाइकल आप में 7 ही थी, थोरेसिक 12 ही थी, लंबर 5 ही थी, सेक्रल और कॉक्सिस 5 और 4 थी, यानी टोटल 33 आपकी वर्टिब्रा थी। लेकिन अब ये 5 जो सेक्रल है इन्होंने मिलकर एक सेक्रल बना ली है फ्यूज्ड, और आपकी 4 जो कॉक्सिक्स है इन्होंने मिलकर एक बना ली है। तो अब जो टोटल काउंटिंग है ये है आपकी 19, 5, 24, 25, 26। तो 26 और 29 बोन्स के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब भैया ये है आपके रिब्स, तो रिब्स को आगे से कनेक्ट करने वाली जो आपकी एक फ्लैट बोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे होते हैं स्टर्नम। तो ये भी आपकी एक्सियल स्केलेटल में ही आएगी और इससे कनेक्टेड है काफी सारे रिब्स। आगे से ये रिब्स जो है अधिकतर ये कनेक्टेड होते हैं कहां पर, आपके स्टर्नम पे, और पीछे ये कनेक्टेड होते हैं आपके कहां पर, वर्टिब्रल कॉलम पे। तो एक पूरा का पूरा केज बना रहे होते हैं। कौन कौन से कनेक्टेड होंगे स्टर्नम से, ये बात पढ़ना जरूरी है। यहां देखिए ये आपका स्टर्नम है जो कि एक फ्लैट बोन है। अब पीछे से आपका रिब आ रहा है और आगे कनेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास लाइक कार्टिलेज, जिसको हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। तो आपके 7 जो मैंने सफेद कलर से बनाए हैं ये क्या है, आपके ट्रू रिब्स है। तो ट्रू रिब्स शुरू के जो 7 पेयर है, 7 इस साइड के 7 इस साइड के, ये टोटल 14 जो हड्डियां हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। राइट, इन्हें वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं। वर्टिब्रोस्टर्नल मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं वर्टिब्रा से, आगे आके स्टर्नम पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल कहा। उसके बाद आपके फॉल्स रिब्स होते हैं 8th, 9th और 10th पेयर, ये आपके वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहलाते हैं। वर्टिब्रो मतलब पीछे तो वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, आगे आकर के ये जो 7th आपका रिब था इसी की हाइलिन कार्टिलेज पे जुड़ जाते हैं। कार्टिलेज बनता है आपका कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से। तो कॉन्ड्रो शब्द आपका कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल होता है, इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहा क्योंकि आगे कार्टिलेज से कनेक्ट हो गए। 7th रिब की कार्टिलेज से, आगे ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, तो वर्टिब्रोस्टर्नल नहीं कहा, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहा। और पीछे के जो आपके 2 है 11वां और 12वां पेयर, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। पीछे बस रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है और आपका आगे तक ये पहुंचते ही नहीं है, तो इन्हें फ्लोटिंग रिब कहा। ये आपके सिर्फ पीछे पीछे ही दिखाई देते हैं। तो रिब्स जो हैं दे आर बायसिफेलिक। बाय का मतलब होता है 2 और सिफेल का मतलब होता है हेड। तो ये जो आपके रिब्स हैं ये पीछे की साइड जाकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना उसको ऐसे क्लिप की तरह पकड़ लेते हैं। तो क्लिप जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा रीढ़ की हड्डी को पीछे से पकड़ने के लिए। तो ये कैसे होंगे, बायसिफेलिक होंगे ना। क्लिप में भी तो आपके 2 हेड होते हैं, तो बायसिफेलिक नेचर इनका होता है। ये आपने क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटल पढ़ लिया, पूरा एक्सियल स्केलेटल पढ़ लिया मेरे भाई। आपने 24 हड्डियां पढ़ ली यहां पर रिब्स की, 1 हड्डी पढ़ ली आपने किसकी, यहां पर स्टर्नम की। उसके अलावा 26 हड्डियां पढ़ ली आपने वर्टिब्रल कॉलम की, एंड 29 हड्डियां आपने पढ़ ली थी इस रीजन में यानी स्कल रीजन में। तो 29 और एक 30 साइड में रख दीजिए। उसके बाद 24 हड्डियां रिब्स की, और पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियां, 24 और 26 50 और 30 यानी 80 हड्डियां आपके एक्सियल स्केलेटल की पूरी हो चुकी है। एक एक हड्डी का आपको अब नाम पता है। यस, अब हम बात करते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की, यानी हाथ पैरों की, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल की। तो यहां पर जो है फोर लिम्ब, इसमें होता है ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना। तो ह्यूमरस जो है ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी है हाथ की, तो ये ह्यूमरस है। फिर रेडियस और उल्ना, हमेशा नाम याद करना है आपका, जो अंगूठे की साइड होगी इसका नाम पहले आएगा। तो रेडियस ये है, पीछे आपका क्या है, उल्ना है। रेडियस टुवर्ड थंब होगी, तो याद कर सकते हो आप HRU से, यानी हाउ आर यू से हाथ की हड्डियां, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना। फिर क्या होंगे, फिर होंगे आपके कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। कार्पल्स होंगे 8, कार्पल्स मतलब कलाई की हड्डी। यस, मेटाकार्पल्स 5, कितनी डिवीजन बन रही है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेटाकार्पल्स। फेलेंजेस आपके 14। कैसे याद करें सर, उंगलियों में साफ साफ बने हुए हैं फेलेंजेस। यहां 3 बने हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 12 हो गए, अंगूठे में 2, 14 हो गए। तो यहाँ 14, यहाँ 14, पैर में भी नीचे आपके फेलेंजेस 14 देखने को मिलेंगे। तो मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस कभी मत भूलना। मेटाकार्पल्स मतलब कितनी ब्रांचिंग हो रही है, 5, और कितने यहाँ पर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, 14, कभी भूल ही नहीं सकते। इन दोनों का नंबर जो है आपका चेंज नहीं होगा हाथ पैरों में, ठीक है। यहाँ भी तो 5 ही उंगलियां देखने को मिलती है ना पैरों में भी। तो पैरों में सबसे बड़ी जो हड्डी है, जांघ की हड्डी, ये आपकी फीमर है। फिर आपका टीबिया और फिबुला। तो टीबिया फिबुला में से भी पहले टीबिया का नाम ले रहे हैं, मतलब वो पैर के अंगूठे की साइड है, और फिबुला। फिर पटेला यानी आपका नी कैप, यानी घुटने की हड्डी अलग से है एक, है ना। फिर आपका टार्सल, T फॉर टो। तो पैर में टार्सल होगी और आपकी हाथ में कार्पल होगी।
कार्पल, पिस्टिल और कार्पल पढ़ते हो ना, किसी को फूल दोगे तो हाथ से ही दोगे, पैर से थोड़ी दोगे। तो ऐसे याद कर लो कि कार्पल हाथ में होते हैं, कार्पल आप हाथ से पकड़ाते हो किसी को, फ्लावर हाथ से पकड़ाते हो। और टार्सल, टी फॉर टो, टो पैर में होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, राइट। तो टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस, तो जैसा मैंने बताया मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस तो सेम ही रहेंगे। नंबर जो आपके यहां पर बता दिया मैंने, आपका कार्पल्स 8 थे, टार्सल 7 हो गए, क्यों? क्योंकि एक हड्डी एक्स्ट्रा आ गई, पटेला। तो इसके नंबर में चेंज कर दो, ये तो 5 रहेंगे हाथ पैरों में हमेशा, ये तो 14 रहेंगे हाथ पैरों में हमेशा, इनमें चेंज नहीं होगा। तो टार्सल का नंबर 1 कम कर दो और पटेला में एक हड्डी डोनेट कर दो। ये आपका फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है। टोटल 30-30 हड्डियां हो गई, देख लो। एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 3 और 8 11, 5 16, 16 और 14 30। यहां पर भी एक हड्डी यहां पर आई और एक हड्डी यहां से चली गई, टोटल 8 ही नंबर रहा, यानी अल्टीमेटली 30 ही हो गए। 2 पैर 2 हाथ, 60 हड्डी हाथों की, 60 हड्डी पैरों की, 120 हड्डी, 126 करनी है हमें। तो हम यहां पर समझते हैं हाथ के अंदर और कौन कौन सी हड्डी होगी। तो ये आपकी आगे देखने को मिलती है क्या, स्टर्नम, यानी ये जो फ्लैट बोन है स्टर्नम, जहां रिब्स कनेक्टेड थी, यहां पर ऊपर की साइड क्या कनेक्टेड है, आपकी ब्यूटी बोन, यानी आपकी कॉलर बोन, जिसको क्या कहा जाता है, क्लेविकल कहा जाता है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं, एक आपको ये देखने को मिला ये कर्वेचर और एक ये कर्वेचर, ऐसे एक ऐसा कर्वेचर बन रहा है, ऐसा सी शेप बन रहा है, एक ऐसा सी शेप बन रहा है, 2 कर्वेचर हैं इसमें। यहां देखिए, यहां पीछे की साइड आपकी एक और बोन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। ऐसे पीछे देखोगे हाथ लगा के तो आपको ये स्कैपुला जो है टच करने को मिल जाएगी, राइट। अब यहां पर देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ फ्लैट एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम स्कैपुला, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये जो आपका स्कैपुला है, इसे एक्रोमियन प्रोसेस अराइज होता है, जिससे कि ये आपका क्लेविकल के साथ कनेक्ट हो सके। तो इस स्कैपुला में एक तो एक्रोमियन प्रोसेस है जो स्कैपुला और क्लेविकल को कनेक्ट करेगा, और एक यहां पर कैविटी है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लिनॉइड कैविटी, जिसमें आपकी हाथ की हड्डी आकर के कनेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम गोटिया भाई की हड्डी देखें तो यहां पर मेरे दोस्त, ये जो हाथ की हड्डी कनेक्ट हो रही है, ये जो यहाँ पर आपका जॉइंट बन रहा है, ये जो हाथ की हड्डी कनेक्ट हो रही है, ये कहाँ फंसी हुई है, हाथ की हड्डी ग्लिनॉइड कैविटी में फंसी हुई है, यस। और ये जो स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पीछे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जो कि आपका क्लेविकल और स्कैपुला को जोड़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह रहे होते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, राइट। तो एक्रोमियन प्रोसेस आपका क्लेविकल और स्कैपुला को जोड़ता है, और इसी स्कैपुला में एक डिप्रेशन होती है, एक कैविटी होती है, जहां पर आकर के आपका ह्यूमरस यानी हाथ की सबसे बड़ी हड्डी फिट हो रही होगी। तो एक साइड भी आपकी क्लेविकल और स्कैपुला, दूसरी साइड भी क्लेविकल और स्कैपुला, 4 हड्डी और बढ़ गई, तो आपका 120 से 124 हड्डी यहां पर हो गई। 2 हड्डियां रहती हैं, 2 हड्डियां क्या होंगी, यहां पैर जहां पर कनेक्ट होंगे ना, जहां पर फीमर कनेक्ट होगा, इन्हें कॉक्सल्स कहा जाता है। तो ये पेल्विक गिडल बनाते हैं। तो हाथ जहां कनेक्ट हो रहे हैं ये है पेक्टोरल गिडल, पैर जहां कनेक्ट हो रहे हैं वो है पेल्विक रीजन, जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उसे पेल्विक गिडल कहा जाता है। तो एक कॉक्सल जो है 3 हड्डियों के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, यस। तो ये इलियम, इशियम एंड प्यूबिस नाम की हड्डी से पूरा का पूरा एक कॉक्सल बनता है, इसे एक ही गिना जाएगा। ये भी आपका दूसरा कॉक्सल है, इसे एक ही गिना जाएगा। तो टोटल आपके 2 कॉक्सल्स होते हैं। यहां पर आपकी कैविटी होती है, जैसे ग्लिनॉइड कैविटी थी आपके हाथ में, ऐसे ही यहां पर एक कैविटी होती है जिसको एसिटाबुलम कहा जाता है, जिसमें आकर के आपका पैर यानी आपका फीमर कनेक्ट हो जाएगा, यस। और ये जो आपके 2 कॉक्सल्स है, इनके बीच में जॉइंट देखने को मिलता है, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहा जाता है। ये आपने देखा। दिस इज द टोटल स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। 206 हड्डियां आपने अच्छे तरीके से पढ़ी, एक एक चीज हमने डिकोड करी है बाकायदा। यहां पर देखिए अब एक कैंची बनी हुई है। कैंची क्यों बनाई सर? क्योंकि कैंची बनाने का एक पर्पज है। कैंची को आप पकड़ते नीचे से हो, लेकिन पेपर आगे से कटता है। समझ लीजिए मेरे हाथ में एक कैंची है और मुझे इसको काटना है, ये एक पाइप है, तो मैं कैंची को दबाऊंगा यहां पे और पाइप यहां पे कट जाएगा, क्योंकि जब मैं मसल पे फोर्स लगाता हूं तो हड्डी भी कोऑर्डिनेट हो जाती है उसके साथ। तो सिमिलर फंक्शन हमारी बॉडी में भी होता है। मैं जोर लगाता हूं मसल पे, हम तो हड्डी कॉन्ट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहे, पर क्या हड्डी जो है आपकी मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। अगर आप मसल पे जोर लगा देते हो, मसल पे न्यूरल सिग्नल आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, हमने आज मसल कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ा है। तो हड्डी कैसे पार्टिसिपेट करती है? मसल पे लगाया हुआ जोर हड्डी तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ अ फल्क्रम। फल्क्रम मतलब एक कनेक्शन, जैसे कैंची जो है उसके बीच में एक जंक्शन है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फल्क्रम कहेंगे। यहां पे लगाया हुआ जोर यहां पहुंच जाता है
और यहां पे लगाया हुआ जोर यहां पहुंच जाता है। जब इसको मैं पास पास लाता हूं तो ये दोनों चीजें भी पास पास आ जाती हैं। तो अगर ये मसल है तो इस पे लगाया हुआ जोर हड्डी तक पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑफ अ फल्क्रम, अ जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन। तो ये जो जॉइंट है ये बोन्स को भी कनेक्ट कर सकता है और बोन और कार्टिलेज को भी कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स, नाम से ही पता लग रहा है फाइब्रस यानी बीच में फाइबर्स भरे होंगे, टफ फाइबर्स। तो यहां पर मूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी, तो यहां पर कोई मूवमेंट अलाउ नहीं की जाती। जैसे क्रेनियल बोन्स के बीच में, आपकी जो खोपड़ी है इसके बीच में जो आपकी हड्डियां है ना, इनके बीच में फाइबर्स भरे हुए हैं, तो इनको आप मूवमेंट अलाउ करने दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। कार्टिलेजनस जॉइंट, जिनके बीच में आपके कार्टिलेज भरे हुए होते हैं, तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें आपके कार्टिलेज है बीच बीच में, तो हम हमारी जो बोन है इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आपका टिल्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट। तो ये कंसिडरेबल मूवमेंट आपका जो है, लिमिटेड मूवमेंट सॉरी, दिखा सकती है। जैसे एडजेसेंट वर्टिब्रा, एकदम उल्टा पुल्टा फोल्ड नहीं हो सकते भाई, सूटकेस में नहीं घुस सकते अपने आप को तह करके, ऐसा नहीं है, पर लिमिटेड मूवमेंट कर पाएंगे। साइनोवियल जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट जिनमें आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। जैसे आप कोई गाड़ी है तो उसमें अगर अलग अलग पार्ट्स है तो उनके बीच में ग्रीस लगा देते हैं, तो लुब्रिकेशन हो जाती है, चीजें आसानी से मूव करती हैं। इसी प्रकार से यहाँ साइनोवियल फ्लूइड है जो कि कंसिडरेबल मूवमेंट दिखाता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो आपका हाथ जो है ह्यूमरस यहाँ आके फंस जाता है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज जॉइंट आपका घुटने में पाया जाता है। पाइवट जॉइंट आपका कहां देखने को मिलेगा, एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस और एक्सिस मतलब आपकी स्टार्टिंग की जो दो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 और C2, इनको एटलस और एक्सिस कहा जाता है। तो इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा पाइवट जॉइंट, पीछे की साइड है, यस, पाइवट जॉइंट देखने को मिलेगा। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, यस, कार्पल्स के बीच में, कलाई में। सैडल जॉइंट आपका बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एक बार देखने होते हैं बस। यहां पर है अब बीमारियां रिलेटेड टू आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले आसान आसान पकड़ते हैं, जैसे आपका आर्थराइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाना, तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना जिसकी वजह से पेन भी होता है, दैट इज आर्थराइटिस। गॉट का मतलब रिलेटेड टू यूरिक एसिड, तो इन्फ्लेमेशन हो रही है जॉइंट में क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यहां पर जमा हो चुके हैं, इसे गॉट कह दिया। दोनों की दोनों बातें पहले से पता थी। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन था, जैसे पिछले लेक्चर में हमने नेफ्राइटिस पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, है ना। यहां पर आपका गॉट है, गॉट भी पहले से पढ़ा हुआ, इस शब्द का मतलब हमें पहले से पता था, यानी यूरिक एसिड। तो यहां पर यूरिक एसिड की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट में। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरो मतलब छेद हो जाना, तो इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, खासकर विमेन में जब उनमें मीनोपॉज आता है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट हो जाती है, तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी होने लगती है। इस एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनकी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम लूज करना शुरू कर देती हैं और उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, यानी हड्डियां जो है थिन हो जाती हैं। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। टिटेनी यानी ऐंठन आ जाना, कई बार जो मसल है ऐंठ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, पकड़ी जाती हैं मसल्स, इसे हम टिटेनी कहते हैं, यानी एकदम खतरनाक वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे स्पाज्म भी कहते हैं, क्योंकि इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है या आपका बॉडी फ्लूइड जो है, इसमें क्या है, बॉडी फ्लूइड में खासकर, सॉरी इंटरसेलुलर बोल दिया मैंने, बॉडी फ्लूइड के अंदर आपका कैल्शियम जो है इसकी मात्रा कम हो जाती है। या आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम जो है इसका बॉडी फ्लूइड में कमी होने की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है, जिसे टिटेनी कहते हैं। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डायस्ट्रोफी शब्द से आपको याद आना चाहिए डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो जब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कम बन रहा होता है, यानी कि प्रोटीन कम बन रहा है, तो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। भाई डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, अगर आपने डीएनए के साथ ही कोई छेड़खानी कर दी तो आरएनए भी गलत बनेगा, प्रोटीन भी गलत बनेगा, या फिर प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो जाती है स्केलेटल मसल में, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, यानी मसल्स जो है कमजोर होती हुई चली जाती हैं। तो डायस्ट्रोफी, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन से ही आप सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। एंड मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी आपको खुद को ही हार्म करने लग जाती है।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है आपका इंपैक्ट हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम से मसल पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आ नहीं रहे होते, इस जंक्शन के आगे सिग्नल बढ़ नहीं रहे होते, तो मसल जो है इसको सिग्नल कई लंबे टाइम से नहीं मिल पाए है, तो ये वीक होती चली जाती है। इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है क्योंकि कई टाइम तक इसने काम नहीं किया है, तो वीकनेस, थकान या पैरालिसिस यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज योर कंप्लीट लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट रियली रियली वेल, क्योंकि मेन काम जो था वो मैकेनिज्म का था ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा मेन काम जो था वो हड्डियों के नाम याद करने का था, जो कि आपको सीधे सीधे याद हो गए होंगे। और उसके बाद आपके जो जॉइंट्स हैं इनके एग्जांपल्स आपको एक और बार देखने होंगे, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर में आपने ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ लिया है। तो अब आपको सिर्फ इनके नाम ही देखने थे। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है, पर आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बन के आ जाता है। पूछ लिया जाता है कि साइनोवियल जॉइंट्स कहां कहां मिलेंगे, फाइब्रस जॉइंट कहां मिलेंगे, है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहां मिलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां मिलेगा, पाइवट जॉइंट कहां मिलेगा, हिंज जॉइंट कहां मिलेगा, सैडल जॉइंट कहां मिलेगा, इनके बस सिंगल एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। व्हेन इट कम्स टू डिसऑर्डर्स, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके मायोटोनिक डायस्ट्रोफी एंड आपका माइस्थेनिया ग्रेविस से ही पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की बीमारियां हैं। तो डायस्ट्रोफी से ही आपको डायस्ट्रोफिन प्रोटीन को याद करना है, यानी कि ये एक जेनेटिक बीमारी होगी, और आपका माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होगी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑस्टियोपोरोसिस आप अलग अलग चैप्टर्स में और भी पढ़ेंगे, बिकॉज आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, आप केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंस ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है, तो जब आप एस्ट्रोजन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर दोबारा से इसका डिस्कशन हो जाएगा। करेक्ट। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। आप इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो एक बार तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन या फिर विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे अगले चैप्टर की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, यानी हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसमें मेन जो आपका टॉपिक है यह है ओरिजिन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, और ब्रेन की कुछ डिटेल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड दे रखी है, तो उनको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे और सारी चीजें बाकायदा क्रैक कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।